नहीं, मैंने तो बीजेपी के खिलाफ भी कई तथ्यपूर्ण बातें और मैक्सिमम अब जो मेरी सभाएं होती हैं उसमें तो हम लगभग 1 घंटा बीजेपी की बात करते हैं। किस प्रकार ये सड़क का उदाहरण देते हैं कि कलकत्ता से बनारस, दूसरी सड़क फिर बना रहे कलकत्ता से बनारस, यानी केवल पूंजीपतियों का देश बनाना चाहते हैं। कृषि भूमि को आप नष्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में सत्ता काबिज करने में आप हम हिटलर का उदाहरण देते हैं, किस प्रकार हिटलर ने मुर्गे का पंख नोच नोच के लास्ट में उसको दाना डाला और अपने चरणों में लेके चले गए। तो ठीक वे कर रहे हैं, कृषि भूमि को नष्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व गुरु होने का दावा करती है, जो भारत को उन्नत राष्ट्र बनाने का दावा करती है, बिल्कुल खोखले हैं। भारत उन्नत राष्ट्र तभी बनेगा जब अडानी मैडम की, अंबानी मैडम की 3 लाख की साड़ी से नहीं, गांव के सबसे गरीब पत्नी जो है, गांव की उसकी गठरी में जो पैसा है वह जब बाजार मूल्य को तय कर पाएगी, तब विकास और तब उन्नति आप तय कर सकते हैं। यानी गांव के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, अगर वह बाजार मूल्य को तय कर पाता है अपनी आमदनी से, तभी राष्ट्र उन्नति होगा। तो इसलिए जिन्होंने भी कहा वो गलत कहा। हमने तो कई अवसरों पर नहीं, 1000 अवसरों पर हमने कृषि बिल को उदाहरण दिया कि कृषि बिल आपका कोरोना के टाइम में आया था, जबकि बिल लाने का 3 ही समय होता है, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र। लेकिन वह राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत आया गया था। अगर उस समय कोई बिल आता तो स्वास्थ्य पे आता, सुरक्षा पे आता, क्योंकि देश कोरोना की महामारी झेल रहा था। कृषि बिल तो आना ही नहीं चाहता। तो बीजेपी की तमाम नीतियों की हम लगातार आलोचना कर रहे हैं। और बल्कि हमारा जो लोकसभा चुनाव होगा, हमारे सामने तो बीजेपी होगी, जेएमएम तो वहां कहीं नहीं होगी, सरकार तो वहां कहीं नहीं होगी। जो भी हमारा लोकसभा चुनाव होगा, धनबाद हो, गिरिडीह हो, रांची हो, हजारीबाग हो, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी होगी। और ये आंदोलन का असर है। भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत पार्टी है, आज उसने प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता किसे बनाया? अमर बावरी को। सचेतक किसे बनाया? जयप्रकाश भाई पटेल को। मैं उनको भी कहूंगा, ये आपकी काबिलियत है कितनी वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंदोलन की देन है। इससे पहले कहां थे स्थानीय नेता? इससे पहले तो उन्हीं को पूछा जाता था, राय सिन्हा, पीएन सिंह, जयंत सिन्हा को पूछा जाता था, बीडी राम, निशिकांत दुबे को पूछा जाता था। आज जेपी पटेल और अमर बावरी को पूछा जा रहा है। ये आंदोलन के द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि है, इससे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आगे के आंदोलन की कोई रूपरेखा ऐसी जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखिए, हम लोग सबसे पहला मुझे लगता है, और बहुत कष्टकारी जो सब्जेक्ट है झारखंड का, चूंकि हम लोग 32 को लेकर आए थे, 32 तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अगर सदन की बात हो कि हम लोग सदन किस मुद्दे के साथ जाएंगे, तो भूमि सुधार कानून को मजबूत करना होगा। देखिए, राष्ट्र उन्नति तभी करेगा जब प्रत्येक व्यक्ति के पास संपत्ति होगी। आप भी आज जो भी कर रहे हैं संपत्ति के लिए कर रहे हैं। आपके भी बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, आपका परिवार है। यानी यहाँ आपके ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? संपत्ति का। अपना वो 10 घंटा 12 घंटा अपना श्रम क्यों दे रहे हैं? संपत्ति के लिए। तो राष्ट्र उन्नति तभी करेगा जब एक आम व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। जो काम आप दादा आज आप कर रहे हैं, ये अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन जो फिक्स संपत्ति है उसे हम जमीन कहेंगे। आज सबसे बड़ा संकट झारखंड में है तो जमीन का है। हम आज कहीं जाते हैं, प्रत्येक दिन हमको 10 गो फोन आता है कि देखिए ना, बड़ा बड़ा बिल्डर लोग मेरा जमीन हथिया लिया है, बीसीसीएल मेरा जमीन हथिया लिया है, सीसीएल मेरा जमीन हथिया लिया है। अतः सदन अगर हम लोग जाएंगे तो भूमि सुधार कानूनों में सुधार के लिए जाएंगे, जो अनुसूची 9 में शामिल है उन पर हम चर्चा करेंगे। और अगर जमीन की संपत्ति को नहीं बचाया जाएगा तो फिर कभी भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक एक आम व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी, राष्ट्र उन्नति होने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अतः हम लोग इसी मुद्दे के साथ पहले सदन में कुछ करेंगे। उसके बाद अगर धनबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर्यावरण आएगा, प्रदूषण आएगा, नियोजन आएगा, पलायन आएगा, विस्थापन आएगा। तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम लोग एक ऐसा वैचारिक माहौल तैयार करेंगे जहां पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ये मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं महाराष्ट्र गया था। जब महाराष्ट्र में लोगों के साथ बात किया तो उन्होंने भी कहा कि झारखंड के साथ इतना शोषण होता है, इतना अन्याय होता है, ये तो हमको नहीं पता था। तो जब मराठियों को आज मालूम चला तो मुझे लगता है दिल्ली राजधानी में भी हमारी दर्द पीड़ा को मालूम चलना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, झारखंड की राजनीति में जयराम महतो एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लोकसभा चुनाव छूट गया, आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि वो भी सिर पे ही है कह सकते हैं, उसमें क्या जयराम महतो दिखेंगे अपनी पार्टी के साथ? हाँ, या फिर किसी दल के साथ जुड़ेंगे और विधानसभा जो सदन में पहुंचने की आप बात कर रहे हैं कि सदन में पहुंचेंगे तब जाके जो सुधार, भूमि सुधार कानून है उसमें बदलाव लाएंगे, तो क्या उसकी तैयारी है? देखिए, निश्चय ही है। जब हम लोग केंद्र में जाएंगे तो भूमि सुधार कानूनों की बात करेंगे, क्योंकि इसका केंद्र का विषय है। जब राज्य में आएंगे तो हम लोग स्थानीयता की बात करेंगे। और देखिए, सबसे पहली बात, ये एक भ्रम फैलाया जाता है 1932 मतलब बाहर के लोग दिस दैट, ऐसा नहीं है। 1932 की जरूरत कहाँ होगी? पहला बात, एकदम साफ शब्दों में 1932 या फिर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति। इसका मतलब ये थोड़ी कहा कि आप जो गैर झारखंड के लोग हैं यहाँ रोजगार नहीं करेंगे, गैर झारखंड के लोग यहाँ काम नहीं करेंगे, गैर झारखंड के लोग यहाँ कुछ करेंगे नहीं, आवास नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है खतियान आधारित स्थान नीति का मतलब जब नियोजन नीति बनेगी उसमें एक लाइन इंक्लूड किया जाएगा स्थानीय निवासी, यानी जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं। इसलिए इस भ्रम से बाहर आइए। हमारे लोग भी लाखों की संख्या में महाराष्ट्र में, तेलंगाना में रहते हैं।
तो ये यदि इस राज्य में कहीं के लोग रहते हैं तो उनसे हमारी कोई सिकवा गिला नहीं है, बस हम स्थानीयता का लाभ वो नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे, हमारे लोग तमिलनाडु तेलंगाना में स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे, उसी प्रकार जो गैर झारखंडी लोग हैं जिनका अपने राज्यों में भी संबंध है और यहाँ भी वास करते हैं, वो स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे। यानी स्थानीय नीति को इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में। जमीन खरीदने में 1932 के खतियान की जरूरत थोड़ी है, या फिर आपको किसी अस्पताल की स्थापना करने के लिए, किसी एजुकेशन को पाने के लिए, किसी विद्यालय की स्थापना करने के लिए, कोई ऑफिस या चेंबर खोलने के लिए। ये जरूरत पड़ेगी जब राज्य स्तर की यानी झारखंड नाम से संबंधित जो भी नौकरियां होंगी उसमें इसकी मांग कर रहे हैं। और अगर इसकी मांग कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? तेलंगाना ने तो सीधे 371 के तहत सारी नौकरियों को रिजर्व करके रखा है, कर्नाटक ने रिजर्व करके रखा है, पूर्वोत्तर भारत ने रिजर्व करके रखा है। तो यदि हम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में रिजर्वेशन एकदम 100% या फिर 90%, 85% अगर झारखंडियों की बात करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। यही यूनिवर्सिटी बना है, जमीनें तो हमारी असबर जानते हैं, नाम भी है विनोद बाबू का, झारखंड के महानायक का, जननायक का। बताइए कितने पुरुष झारखंडी है? क्योंकि हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो A ग्रेड की है, B ग्रेड की नौकरियां होंगी, हम मना भी नहीं कर सकते। बताइए कितने प्रोफेसर हमारे झारखंडी है? नहीं है। लेकिन अगर PGT TGT में भी अगर गैर झारखंड के लोग दबदबा बनाएंगे तो बताइए क्या हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे? क्या पूरा भारत यही चाहता है कि झारखंड के लोग कटोरा लेके भीख मांगे? प्रोफेसर कितने दादा? हम आप ही से पूछते हैं, बाकायदा मैं नाम भी गिना दूंगा, लेकिन वो प्रोफेसर हमारे भी हम नाम नहीं गिनाएंगे और मैं उनके स्टेट के साथ नाम भी गिना दूंगा। बताइए विनोद बिहारी महतो जिनके नाम से है, कितने लोग हैं उनके गाँव के, कितने लोग हैं उनके राज्य के? तो वहां हम लोग मानते हैं कि वो भाई एक ऐसा लेवल है जहां पूरे देश से लोग आएंगे। वो नेट JRF का विषय है, उपायुक्त, चूंकि ये सेंट्रल लेवल का चीज है, ये IAS IPS का लेवल है, ये पूरे देश से लोग आएंगे। लेकिन जो हमारे राज्य की वैकेंसियां हैं, जहां थानेदार आएंगे, जहां बड़ा बाबू आएंगे, जहां BDO आएंगे, जहां PGT TGT के टीचर आएंगे, वहां भी अगर गैर झारखंड के लोग अगर माने कुंठा मारकर बैठ जाएंगे दादा, तो क्या हमारे लोग, आप यही चाहते हैं कि हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे? जो आज लगभग 20 लाख मजदूर हमारे बाहर में है, कोरोना काल ने भी दिखा दिया कितने मजदूर हमारे बाहर में है। 40% खनी देने वाला झारखंड, क्या पूरा भारत, यूपी बिहार बंगाल के लोग यही चाहते हैं हम लोग भीख मांगे? चलिए यही करते हैं। बताइए हम 1932 के भ्रम क्यों फैल रहे हैं? ये जरूरत वहां होगी जब नियोजन नीति की बात आएगी, स्थानीयता की जरूरत वहां होगी जहां नियोजन नीति की बात आएगी। तो हम अगर 3rd और 4th ग्रेड में झारखंडियत की बात करेंगे तो ये तो अपराध नहीं है, सभी स्टेट में ये है। आप किसी स्टेट में चले जाइए, 371 का आर्टिकल पढ़िए, वहां शायद J तक है, 371 A B C D F G H I J तक है, वहां सभी राज्यों का विशेष प्रावधान है। तो फिर जब सभी राज्यों का विशेष प्रावधान है तो हम अगर विशेष प्रावधान मांग रहे हैं, हम तो राज्य से ही मांग रहे हैं, अभी तो केंद्र पे चर्चा ही नहीं की है। जब दिल्ली हमारे सदन में सांसद पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे कि 371 की जो कॉलम है उसे आगे बढ़ाया जाए, वहां झारखंड को भी इंक्लूड किया जाए। हम चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आज अंडमान निकोबार की अगर बात करते हैं तो वो क्षेत्र प्रतिबंधित है, क्योंकि वहां जो अभी जनजाति रहते हैं वो बाकी जो लोग हैं उनसे सामंजस्य नहीं मिला पाते हैं, यानी वो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। अगर बाकी लोग वहां जाएंगे तो उनके जीवन शैली पर असर पड़ेगा। तो हम ये भी मांग करेंगे कि झारखंड को भी एक ऐसा क्षेत्र घोषित किया जाए जहां अगर विकसित लोग आएंगे तो हम डैमेज होंगे। और ये सच्चाई है, आज असुरी जनजाति खत्म होने वाली है, पहाड़ियां खत्म होने वाली है, बिरोहरी जनजाति आज खत्म होने वाली है, झारखंड की 8 भाषाएं खत्म होने वाली। क्यों? ना विकसित लोगों के हमारे साथ रहन सहन से। इसीलिए हम विकसित लोगों को सम्मान करते हैं, विकसित लोग आदर करते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं टिक पाएंगे। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार राज्य के एक हाईकोर्ट के जज ने हमको फोन किया था। अब आपको आश्चर्य होगा, बिहार राज्य के हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा ए बाबू लड़ाई तुम्हारी जेन्युइन है, क्योंकि अगर एक ही टेबल में बैठकर तुम यूपी बिहार और बंगाल के स्टूडेंट से कंपीट करोगे एग्जाम, नहीं सफल हो पाओगे। तुम्हारी शैक्षणिक पद्धति अलग है, उनकी मानसिकता का अलग है। इसलिए तुम्हारा राज्य तभी विकसित होगा जब तुम्हारे लोगों के लिए विशेष प्रावधान होगा। और ये संविधान भी कहता है, विशेष प्रावधान की बात करता है, पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े राज्य के लिए, पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करे। और संविधान का मतलब यही है कि एक व्यक्ति को भी हाशिए पे ना रखा जाए। ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व में M हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी कथन दिया था कि अगर राज्य कोई पिछड़ा हुआ राज्य है, जो थोड़ा सा अविकसित राज्य है, तो बाकी जो विकसित राज्य हैं उनके लोग नौकरियों में भारी संख्या में आ रहे हैं तो बैरियर लगाए, वो कंट्रोल करे, उन्हें वो रोकने की जिम्मेदारी राज्य की है, ऐसा उन्हें करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 1937 में वर्किंग कांग्रेस कमेटी को इस बात का स्पष्टीकरण दिया था, यदि भूमिपुत्र को अपने राज्य में अपने भूमिपुत्र होने का आभास ही नहीं होगा तो फिर इस राज्य के गठन का क्या मतलब होगा। उस समय भारत लगभग 15 प्रांतों में था, एक प्रांत क्यों नहीं था? कभी ये नहीं हो सकता एक प्रांत भारत। भाषा अलग है, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, बिल्कुल कारण वही है, हमारी भाषाएं अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। तो हमको इन बातों, डाइवर्सिटी का हमको ख्याल करना होगा, और यही भारत की सुंदरता है।